ब्राह्मण वोट की उस माया की जिसमें 2007 वाली छाया दिखाई दे रही है, क्योंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या से बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को साधते हुए अपने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है, जहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सूबे की सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला। दरअसल बसपा दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को साधकर चुनावी फतह का ख्वाब देख रही है, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ बीएसपी के एजेंडे में नहीं है। यूपी की तमाम राजनीतिक दलों की नजर ब्राह्मण पर है। ऐसे में ब्राह्मण वोट की माया से क्या बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है। और क्यों सबकी नजर 12 से 13% वाले ब्राह्मणों पर आकर टिकी हुई है, ये इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी में अब की बार जाति पर चुनाव। ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है। कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। ब्राह्मण पर वोट की माया, 2022 में 2007 वाली छाया। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। हाथी का चुनावी गणित, 23% दलित प्लस 13% ब्राह्मण बराबर 22 में जीत। ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है। तो क्या मान लिया जाए इस बार यूपी की सत्ता का ताला ब्राह्मण रूपी चाबी से खुलेगा, क्योंकि 22 की बिसात पर हाथी ने अपनी सीधी चाल चल दी है और ब्राह्मण वोट की माया को लूटने की जो जगह चुनी गई वो भगवान राम की नगरी। मतलब बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में सम्मेलन शुरू कर एक तीर से 2 निशाने साधे। हालांकि ये कितने सटीक बैठेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल सूबे का सियासी पारा एकदम हाई है। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। मतलब बसपा का मिशन ब्राह्मण कोई हवा हवाई नहीं है, जीत हार का पूरा गणित बिठाया गया है। और खास बात ये कि मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए अपने खासम खास और पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे सतीश मिश्रा को आगे किया। ब्राह्मणों को कैसे साधना है, कैसे लुभाना है, इसकी पूरी झलक अयोध्या में नजर आई, जिसकी ये तस्वीर सिर्फ बानगी भर है। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा ने रामलला के आशीर्वाद से हनुमानगढ़ी के रास्ते सरयू के घाट पर हर वो चीज की जिससे 2022 में 2007 वाली झलक दिखे। साथ ही ब्राह्मण समाज में ये संदेश जाए कि मौजूदा वक्त में उनकी जितनी फिक्र बसपा को है, शायद किसी और को नहीं। ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है। कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। कि गाड़ी फिसली, गिरे, दौड़े, पिस्तौल छीन ली और फिर मार दिए गए। लेकिन बसपा की माने तो यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सम्मेलन अलग अलग शहरों में होंगे। 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर में, 26 जुलाई को प्रयागराज में, 27 जुलाई को कौशाम्बी में, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ में और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में इसी तरीके का सम्मेलन आयोजित होगा। बसपा का पूरा एजेंडा ब्राह्मणों को एकजुट करने का है, जिसमें बिकरू कांड वाले विकास दुबे का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा। सतीश चंद्र मिश्रा खुद विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की पैरवी करने का ऐलान कर चुके हैं। 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेजे। 7 दिन तो
पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। जब नाबालिग वाले के में उसको घोषणा की गई जांच के बाद कि ये तो नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में भेज दिया। एक तरीके से कहा जाए तो बसपा ने पूरा चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। उसकी पूरी कोशिश 2022 के चुनाव को 2007 वाली नीति में बदलने की है, जब ब्राह्मण वोट के दम पर मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि जहां मायावती ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साधने में जुटी हैं, तो वहीं भाजपा गुरु पूर्णिमा पर मठ मंदिर अभियान में जुटी है। जबकि सपा परशुराम की प्रतिमा पर जोर दे रही, वहीं कांग्रेस हमेशा से ही ब्राह्मणों को अपना परंपरागत वोट बताती रही है। मतलब 2022 का चुनाव जातिगत समीकरण में बदल चुका है। सबके पास ब्राह्मणों के लिए खास ऑफर है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर, चाहे वो किसान, नौजवान, गांव, गरीब या तमाम महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर पूरे 4.5 साल चुप रही। किसी भी जनहित के सवालों को उठाने का काम नहीं किया। मैं समझता हूं कि 4.5 साल बाद बहन जी को उत्तर प्रदेश के वोटरों की याद आई है। वो कोई भी बैठक कर लें, कोई भी सम्मेलन कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता यह जान चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी अब समाप्ति के कगार पर है। इस विकास के एजेंडे से जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनके पास विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जिनके पास युवाओं के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जिनकी सरकारों में एक भी काम ऐसा नहीं है वो जनता के बीच में जाकर के उस काम को बता सके या काम के आधार पर वोट मांग सके या काम के आधार पर लोगों के बीच में जा सके। इसलिए लगातार चाहे जाति का जहर घोलने की बात हो। बहुजन समाज पार्टी की अब नींवें हिल चुकी हैं, क्योंकि 3 बार जब हमारा उन्हें सहयोग रहा, हम खुद उस समय विधायक थे, हमने उनको वोट अपना दिया, मत दिया हमने, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया था बहन माया कुमारी जी को। लेकिन जैसे ही 2007 में उनकी अपनी खुद की सरकार बनी, तो उस सरकार में उन्होंने कोई ऐसा काम करके नहीं दिया जिससे कि गरीब लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को कोई लाभ मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण इतना अहम क्यों हो गया। तो एक लाइन में जवाब है कि ब्राह्मण जिस तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। 2017 के एक अनुमान के मुताबिक 80% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया, जबकि एक गणित ये भी है कि यूपी की 73 विधानसभा और 23 लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर्स का रोल सबसे ज्यादा अहम है। यानी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला ब्राह्मण वोट से तय होता है। सूबे की योगी सरकार में 9 ब्राह्मण मंत्री हैं। यही वजह है कि भाजपा ब्राह्मणों पर अपना दावा करती है। लेकिन एक सच ये भी है कि यूपी की सियासत में मंत्री चाहे जितने बने हों, लेकिन ब्राह्मण सीएम पिछले 3 दशक में कोई नहीं बना। ऐसे में क्या कोई पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव लगाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल गुड़ा भाग का दौर जारी है। अयोध्या से ऋषि और अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्राह्मण वोट के बाद अब बात काशी में फूलन देवी की नो एंट्री की, क्योंकि जहां एक तरफ तमाम दल ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं बिहार की एक पार्टी फूलन देवी की प्रतिमा के जरिए निषादों को साधकर यूपी में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। हम बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी की, जो यूपी के 18 मंडल में फूलन देवी की 18 फीट लंबी प्रतिमा लगाकर खुद को निषादों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। गुरुवार को फूलन देवी की एक प्रतिमा काशी पहुंची थी, लेकिन वो लगती उससे पहले उसे जब्त कर लिया गया। और अब फूलन देवी को लेकर यूपी की सियासत गर्म होती जा रही है। जिस इलाके से प्रतिमा को जब्त किया गया है, वहां धारा 144 लागू है, लेकिन आने वाले वक्त में सियासत गर्म आ सकती है। यूपी में मूर्ति पर जंग, क्या बदलेगा सियासी रंग? काशी में जब्त हुई फूलन देवी की प्रतिमा, क्या हर्ट होगी निषादों की गरिमा? 18 मंडल 18 मूर्ति, चुनाव में दिखेगी दस्यु सुंदरी की कीर्ति। यूपी में इस वक्त 2 जातियों का सबसे ज्यादा शोर है, पहला ब्राह्मण और दूसरे मल्लाह। क्योंकि जहां एक तरफ राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का एक धड़ा
मल्लाह वोट बैंक को साधने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आई ये तस्वीर यूपी की सियासत का वो छोर है जिसका शोर आने वाले समय में सूबे की सियासी फिजाओं में गूंजता नजर आ सकता है, क्योंकि बिहार के पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी की सियासत में कदम रखने से पहले ऐलान किया था कि यूपी के 18 मंडलों में दस्यु सुंदरी फूलन देवी की 18 फीट लंबी प्रतिमा लगाएंगे। गुरुवार देर रात तय वादे के मुताबिक फूलन देवी की एक प्रतिमा काशी के रामनगर स्थित सूजाबाद क्षेत्र पहुंची। इस प्रतिमा को 25 जुलाई को शिव मंदिर के पास लगाया जाना था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक गांव वालों ने फूलन देवी की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध किया था। साथ ही बताया गया कि मूर्ति को लगाने की प्रशासनिक अनुमति नहीं थी। वीआईपी पार्टी के विरोध को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है, लेकिन ये शांति किसी सियासी तूफान के आने से पहले वाली शांति तो नहीं, क्योंकि किसी और के लिए फूलन देवी चाहे जो हो, लेकिन निषादों के लिए वो किसी सम्मान से कम नहीं। इतना सारे प्रतिमा जो बना है वो उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगना है, बाकी बिहार में लगना है और उनको हम याद कर रहे हैं। हमेशा हम जब भी संघर्ष के समय में कभी भी ये अकेला महसूस करते, तभी हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हमारे माता बहन हैं और जुब्बा सहनी फूलन देवी को हमेशा हम याद करते हैं। तो क्या मान लिया जाए सूबे की राजनीति गरमाने वाली है, क्योंकि मुकेश सहनी का यूपी में भले ही उतना दबदबा ना हो, लेकिन फूलन देवी की प्रतिमा जब्त होने की घटना ने उन्हें पांव जमाने का मौका जरूर दे दिया है। क्योंकि फूलन देवी की प्रतिमा लगे ना लगे, लेकिन इस प्रकरण से यूपी में वीआईपी को जरूर राजनीतिक ऊंचाई मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यूपी में अभी तक निषाद पार्टी ही खुद को निषादों का असली नेता बताती रही है और ये पहली बार है जब उसे इस मोर्चे पर किसी ने चुनौती दी है। यूपी में करीब 4% मल्लाह और कश्यप वोटर हैं, जबकि निषादों का दावा है कि उनका दबदबा पूर्वांचल की 100 सीटों पर है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी निषादों की तरफ झुकाव दिखा रही। हाल ही में अखिलेश यादव निषादों के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण करने उन्नाव पहुंचे थे, लेकिन वीआईपी पार्टी फूलन देवी को निषादों के रोल मॉडल के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। फूलन देवी 1996 में सपा से ही चुनाव लड़कर संसद पहुंची थी। अब वीआईपी पार्टी फूलन के सहारे यूपी की सत्ता में पहुंचने का ख्वाब देख रही। अब ये ख्वाब कितना पूरा होता है ये देखना होगा। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। यूपी की राजनीति में चुनाव से पहले नए नए मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं। एक तरफ जहां विरोधी नए मुद्दों की तलाश में है, तो दूसरी तरफ सरकार उन मुद्दों को आगे बढ़ा रही है जिस पर उसने काम किया। एक बार फिर सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। इस बार सीएम की जुबान पर रोजगार की बात थी और निशाने पर पिछली सरकार के हालात थे। कुल मिलाकर सीएम योगी ने विरोधी दलों को रोजगार के मुद्दे पर आर पार की सीधी चुनौती दे डाली। भर्ती में बंद झोला वाला खेल, गलती की तो सीधे जेल। तो क्या मान लिया जाए सीएम योगी ने यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तय कर दिया है, क्योंकि यूपी में बम्पर भर्ती कर सूबे की योगी सरकार ने पुराने सारे मापदंडों को ध्वस्त कर दिया है। 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। यूपी सरकार का न सिर्फ बम्पर भर्ती का दावा है, दावा तो यह भी है कि ये भर्तियां बिना भ्रष्टाचार और बिना भेदभाव के हुई। ईमानदारी और सुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया का संपन्न होना आप जैसे युवाओं को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। आज वही कारण है कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती सीएम योगी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। सीएम योगी का साफ और सीधा कहना है कि
जबकि सभी की भर्ती हुई है और सभी की उम्मीदें पूरी हुई हैं। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में आज की जो भर्ती की प्रक्रिया 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिसमें 6,696 को नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। इससे पहले सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। सत्यापन के साथ उनके वेतन वितरण की कार्रवाई भी उसके साथ प्रारंभ हो जाएगी। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 6,696 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें 10 चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दिए, जबकि जिलों में जनप्रतिनिधियों ने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6,696 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने बाकी थे, जो अब पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जब सरकारी स्कूलों पर 53,000 करोड़ की राशि खर्च होती है तो फिर क्यों यूपी के सरकारी स्कूल बदहाल रह गए, क्यों सरकारी स्कूल कॉन्वेंट स्कूलों की तरह नहीं बन पाए। बेसिक शिक्षा परिषद का हमारा वार्षिक बजट है 53,000 करोड़ रुपए से अधिक का। याद करिए, 53,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हम केवल बेसिक शिक्षा परिषद पे खर्च करते हैं। इतनी बड़ी धनराशि एक वर्ष में खर्च होती है तो आखिर उसका लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि विपक्ष अब भी सरकार के दावों पर सवाल खड़े करता है, लेकिन एक बात साफ है कि इस बार यूपी का दंगल रोजगार पर होगा, जिसकी सीएम योगी ने पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है। अब विपक्ष सीएम योगी के रोजगार को कैसे चुनौती देता है ये देखना होगा, क्योंकि अब यूपी के चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। यहाँ जैसे जैसे वक्त बीतेगा चुनावी पारा और ज्यादा बढ़ेगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। हाल ही में विधानसभा के सचिवालय में काम करने वालों के लिए एक निर्देश जारी हुआ था। निर्देश के मुताबिक कर्मचारियों को जीन्स टी शर्ट पहनकर दफ्तर न आने को कहा गया था। अब इस तरह के निर्देशों का यूपी में विस्तार हो रहा है। इसकी बानगी नजर आई है अलीगढ़ मंडल के 4 जिलों में। अलीगढ़ जिले के अलावा एटा, हाथरस और कासगंज के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक खबर है। जीन्स टी शर्ट के अलावा वो चप्पल पहनकर भी दफ्तर नहीं जा सकेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर सम्मान खो बैठेंगे। अलीगढ़ कमिश्नर का फरमान, जीन्स टी शर्ट पहनने पर नहीं मिलेगा सम्मान। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी जीन्स टी शर्ट में नजर नहीं आएंगे। सरकार के निर्देशानुसार अब सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है, और जिस जीन्स टी शर्ट को स्टाइल का परिचायक समझा जाता था उस पर पाबंदी लगा दी है। मतलब उत्तर प्रदेश सचिवालय से शुरू हुआ ये फरमान अब पूरे प्रदेश में लागू होता जा रहा है, क्योंकि अब इसकी धमक अलीगढ़ में नजर आ रही है। अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल ने अधिकारियों के जीन्स टी शर्ट चप्पल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी कार्यालयों में किस तरह से हम लोग गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोग को जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं आना है, और इस तरह से हम लोग को अपना ड्रेस को पहनना चाहिए, लेकिन बहुत इनफॉर्मल ना दिखे। ये इंस्ट्रक्शन पहले से हैं, उसको रिपीट किया गया है। मंडल स्तर पर जितने कार्यालय हैं उसमें एक व्यवस्था इसके अलावा ये भी बनाई जा रही है कि कैसे कार्यालयों में जो पत्रावली है उनको रखरखाव कैसा हो, किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उन ऑफिसेज को मैनेज किया जाए। आपको बता दें ये पाबंदी अलीगढ़ मंडल के 4 जिले अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज के जिला स्तरीय अधिकारी और मंडल स्तरीय अधिकारियों पर लागू होगी, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों के लिए ये पाबंदी सिर्फ जीन्स टी शर्ट या चप्पल पहनने पर नहीं है, बल्कि पाबंदी की 26 बिंदुओं की पूरी लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें साफ सफाई, शेप बनाने, बाल कटे होने जैसी चीजें शामिल हैं। साथ ही हर कार्य के लिए अंक भी निर्धारित किए गए हैं। हर महीने सभी कार्यालयों का निरीक्षण दूसरे कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा कराया जाएगा, जिसके बाद वो नंबर देंगे और उन नंबरों के आधार पर मंडल के कार्यालयों की रैंकिंग तैयार होगी। अच्छी रैंकिंग पाने वाले कार्यालयों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि खराब रैंकिंग पाने वालों को नोटिस दिया जाएगा। जानकारों की माने तो इससे न सिर्फ अधिकारियों के काम करने का तरीका बदलेगा, बल्कि ऑफिस का सिस्टम भी सुधरेगा। बिल्कुल सही है, समय समय पर इसके बारे में शासनादेश भी जारी होते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई फंकी ड्रेस में, इनफॉर्मल ड्रेस में आकर के
इससे इन्वायरमेंट की ग्रेविटी कम होती है। और हमारे यहाँ बता दूँ कि स्कूल तहसील में भी हम लोगों ने लेखपालों के लिए एक ड्रेस स्पेसिफाई करा दिया है। खासतौर से जो वो मीटिंग में आते हैं, तहसील दिवस में आते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं। अच्छी बात है, कमिश्नर सर ने आदेश किया है, उसका पालन पहले से हो रहा है और सख्ती से कराया जाएगा। वैसे भी किसी व्यक्ति का परिधान उसके पूरे व्यक्तित्व का द्योतक होता है, लेकिन ये ड्रेस यदि संस्थागत रूप से तय की जाती है तो पहचान भी बन जाती है। यही वजह है कि पुलिस और ट्रैफिक विभाग की यूनिफॉर्म भी अलग अलग है। अधिवक्ताओं का काला कोट और डॉक्टर्स का सफेद कोट भी उनकी पहचान सुनिश्चित करता है। ऐसे में अधिकारी जीन्स, टी-शर्ट, चप्पल की जगह पैंट, कमीज और जूते पहनेंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा। और अधिकारियों को प्रोत्साहन पाना है तो इतना तो करना ही होगा। अलीगढ़ से प्रदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।